स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी POT CITS एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं आज उसका हम लोग करेंगे पार्ट 3। इसके पहले के पार्ट 1 एंड 2 आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके उनको देख लीजिएगा। साथ में आपकी ट्रेड थ्योरी की बहुत सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगी ITI की स्पेशली, उसे भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अपने CITS एग्जाम के लिए। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से दबा लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो सभी तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के पार्ट 3। एंड इस पार्ट 3 में हम यहाँ पे टोटल 62 क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यहाँ पे 62 करेंगे, जिससे आपका जो लेवल 1 है ना पूरा भारत स्किल निमी का PDF, वो इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में पूरा आपका लेवल 2 हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आप अगर ये चारों वीडियोज़ देख लेते हैं तो आप CITS POT के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, सिर्फ यहाँ पे रटेंगे नहीं या उसको सिर्फ ये नहीं देखेंगे क्या सही है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा टाइम तक ये याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा क्लासरूम मैनेजमेंट है जिसमें आप छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है, जो क्लियरली स्टेटेड, रीजनेबल, इन्फोर्सेबल या जनरल। तो ध्यान दीजिए, क्लियरली स्टेटेड जो स्पष्ट रूप से कहा गया क्लासरूम आपका मैनेजमेंट है वो यहाँ पे ठीक है क्या होता है, स्टूडेंट से कुछ रूल्स होते हैं जो स्टूडेंट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब किए रहते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है, कि क्या क्या स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है वो क्लियरली उसमें डिस्क्राइब रहता है, तो उसको कहते हैं क्लियरली स्टेटेड क्लासरूम मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस लर्निंग यूजेज व्हिच ऑफ द टूल टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। कह रहा है डिस्टेंस लर्निंग जो DLT, जिसे DLP कहते हैं ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो दूरस्थ शिक्षा है, उसमें अगर आपको कुछ लाइव दिखाना है, पिक्चर दिखाना है लाइव, तो आप कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे, ऑडियो का, एनिमेशन का, वीडियो या सिमुलेशन। तो वहाँ पे वीडियो, ठीक है, वहाँ पे वीडियो टूल्स यूज़ की जाएंगे। वीडियोज आपको दिखा सकते हैं आप लोगों को, जिससे वो समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है या क्या चीज़ है वो। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्टर यूजेज इंटरनेट। एक प्रशिक्षक जो है इंटरनेट का उपयोग किस चीज़ के लिए करेगा, स्पेशली यहाँ पूछा जा रहा है किस चीज़ के लिए करेगा वो। तो वो इंटरनेट का यूज इसलिए करेंगे कि वो जो नोट्स है वो बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्या कर सकें, शेयर कर सकें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, टू शेयर द नोट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ट्रेट लीडरशिप सोशल इंटरेक्शंस फ्रॉम लीडर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेस ग्रुप। यहाँ कह रहा है कि जो लीडरशिप ट्रेट होते हैं आपके, जो विशेषताएं होती हैं, उसमें जो सोशल इंटरेक्शन आता, मतलब लोगों से मिलना जुलना, सोसाइटी में मिलना जुलना, ठीक है, लीडर्स द्वारा, तो वो किस ग्रुप द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, तो उसको यहाँ पे कहते हैं इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट, या इसी में कई बार ये रिलेशनशिप होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप सोसाइटी के लोगों से कैसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उसको इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट इस ग्रुप में जो है रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू वर्क ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी फ्रॉम। कह रहा है इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को कहाँ से होना चाहिए, रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाकों से, अर्बन यानी शहरी इलाकों से, या दोनों जगहों से। तो ध्यान दीजिए, दोनों जगहों पर अगर इंटरनेट की मदद से आप जुड़ रहे हैं, तो आप चाहे रूरल से हैं चाहे अर्बन से हैं, आप वहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज अ स्पेस व्हिच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। कह रहा है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जो कंप्यूटर से आप कोई शिक्षा प्राप्त करें ना कंप्यूटर की सहायता से, तो वो उस कैसी चीज़ है, मतलब वो क्या है जो टीचिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और जॉयफुल यानी इंजॉयफुल बनाती है। तो कोई टॉय नहीं है, क्या है, एक स्ट्रेटजी है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज अ स्ट्रेटजी, ठीक है, एक रणनीति है, व्हिच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्शंस आर नॉर्मली यूज्ड इन क्लासरूम व्हिच हैव स्टूडेंट स्ट्रेंथ अराउंड। यहाँ कह रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर हम किस कक्षा में उपयोग करते हैं, जहाँ छात्रों की संख्या क्या होगी, तो छात्रों की संख्या 35 के आसपास, मतलब थोड़ी ज़्यादा रहती, तो वहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। तो यानी 35 से ज़्यादा अगर छात्र हैं, 35 हैं, तो वहाँ पे आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू। यहाँ कह रहा है, तो कह रहा है टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू, शिक्षक की जिम्मेदारी किस चीज़ से संबंधित नहीं है, स्टूडेंट्स एक्सपर्टनेस उससे तो है,
एंथुसियास्टिक स्टूडेंट टीचिंग, उनको उत्साह से पढ़ाना भी है। स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, उनको रचनात्मक भी बनाना है। बट पार्टिसिपेशन इन डिबेट, जो वाद विवाद हैं स्पेशली, उसमें टीचर को पार्टिसिपेट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ छात्रों में अगर वाद विवाद होता है तो उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच जॉब डिज़ाइन अप्रोच टेक्स वर्कर टू डिफरेंट टास्क पीरियडिकली। यहाँ कह रहा है ना कि ऐसा कौन सा जॉब डिज़ाइन है जिसमें जो आपके वर्कर होते हैं ना, उन्हें आप पीरियडिकली मतलब एक समय अंतराल के बाद क्या करते हैं, उनका जॉब रोल जो है ना उसे चेंज कर देते हैं। मतलब वो दूसरा काम करते हैं, कोई एक काम कर रहा है, उसे परफॉर्म करने के लिए दूसरा काम दे दे, जिससे मल्टीपल काम सीखे रहेंगे तो कभी भी आपकी कोई लाइन बंद नहीं रहेगी कंपनी की। तो उसको कहा जाता है जॉब रोटेशन। क्या कहा जाता है? जॉब रोटेशन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स टूल्स एंड डिजाइन स्टेप्स फॉर। यहाँ कह रहा है वर्कशॉप प्रैक्टिस जो है कार्यशाला में जो अभ्यास करते हैं उसमें जो इन्वॉल्व है कौन कौन से चरण शामिल होते हैं टूल और डिजाइन स्टेप में। तो मेटल वर्क भी होता है, कारपेंट्री काम भी होता है लकड़ी वगैरह पे, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, यानी ये सभी आपके वर्कशॉप प्रैक्टिस में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लेसन प्लान विल नॉट इन्वॉल्व। एक अच्छा लेसन प्लान में क्या शामिल नहीं होगा? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, लर्निंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्टूडेंट्स का असेसमेंट भी होता है लेसन प्लान में। बट स्टूडेंट्स लर्निंग, जो छात्रों की लर्निंग है ना, वो लेसन प्लान में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर टीचिंग और ट्रेनिंग। कौन सा प्रोजेक्शन इक्विपमेंट टीचिंग या ट्रेनिंग में नहीं यूज़ किया जाता? ओवरहेड प्रोजेक्टर का हम यूज़ करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर भी यूज़ करते हैं, वीडियो कैमरा भी यूज़ होता है। बट आपका टेप रिकॉर्डर जो है ना, ये आपका प्रोजेक्शन इक्विपमेंट नहीं है जो टीचिंग या ट्रेनिंग में यूज़ किया जाए। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू। तो इंडिपेंडेंट जो छात्रों को स्वतंत्र छात्र शिक्षण दृष्टिकोण है वो किससे संबंधित है? जहाँ भी इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात आती है वो होता है आपका स्किल बेस्ड अप्रोच। क्या होता है? स्किल बेस्ड अप्रोच होता है, कौशल आधारित आपका अप्रोच होता है सीखने का। हिंदी थोड़ी सी गलत है, दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसमें से कह रहा है ना वोकेशनल एजुकेशन का एक इकोनॉमिक बेनिफिट कौन सा नहीं। इकोनॉमिक मतलब जहाँ आपको कुछ वित्तीय आर्थिक चीज़ें बेनिफिट हो रही हैं, लाभ हो रहा है उसका। तो लेबर मार्केट आउटकम अच्छा, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, फर्म्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी कंपनी की। बट क्राइम रिडक्शन आपका जो है ये यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। किसका? वोकेशनल एजुकेशन का। तो राइट आंसर हो गया क्राइम रिडक्शन या अपराध में कमी। अगला क्वेश्चन, इन कोर्स डिजाइन व्हिच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। जब आप कोई कोर्स पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा है जो विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है? तो वो जो मदद करेगा विषय वस्तु क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उस लर्निंग का, उस शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये क्लियरली बता देगा कि कंटेंट क्या होने वाला है जो आपने कोर्स डिजाइन किया है उसका। अगला क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग अ गुड लेसन प्लान टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट द स्पेस ऑफ द प्लान। देखिए, जब भी आपका कोई लेसन प्लान बनेगा तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो तो शुरुआत में रहता है, मोटिवेशन वगैरह। लर्निंग प्रोसेस आपका हमेशा लेसन प्लान के सेंटर में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, सेंटर यानी बीच में सही होगा। अगला क्वेश्चन 117 है, व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंस्ट्रक्टर एंड अ टीचर। एक प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मेन अंतर क्या है? देखिए, जो टीचर होते हैं हमेशा वो नॉलेज देते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं हमेशा वो स्किल बेस्ड नॉलेज देते हैं, मतलब आपको कोई स्किल एक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ टीचर गिव्स नॉलेज एंड एन इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट स्किल। स्किल प्रदान करेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जब 10th 12th करते हैं तो आपको जो टीचर होते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बट आप जैसे आ जाते हैं ITI करने, ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का है तो आपको इलेक्ट्रिकल का स्किल सिखाएगा, कैसे आपको वायरिंग करनी है, कैसे ओम का नियम कम बताएगा, बट कैसे अप्लाई होती हैं ये सारी चीज़ें जब आप वायरिंग कर रहे हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा बताई जाएंगी। ठीक है, मेगर से आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते हैं लेकिन वो बताएगा एक्चुअल में कैसे नापते हैं, कैसे दिखता है, क्या है, स्किल सिखाएगा आपको। वेल्डर वाला आपको वेल्डिंग सिखाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन एडिशन टू हैविंग हाई लेवल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड हैविंग अ गुड वैल्यू बिलीफ सिस्टम अ कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले। यहाँ कह रहा है इन एडिशन टू हैविंग हाई लेवल ऑफ सब्जेक्ट, जो हाई लेवल ऑफ सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज चाहिए हो एंड सही वैल्यू और बिलीफ सिस्टम चाहिए हो, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर कैसी क्या चीज़ डिस्प्ले करना चाहिए, क्या उसे विशेषज्ञता शो करनी चाहिए, कह सकते हैं एक सक्षम इंस्ट्रक्टर में, तो वो होगा आपका
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन डेवलपमेंट, एक इंस्ट्रक्टर को अपने डेवलपमेंट, अपने विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समय समय पे उसे खुद के अंदर जो है डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी का, नई नई स्किल का। अगला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट टास्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, कह रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट टास्क मॉडल, ठीक है, तो ये डेवलप किया था आपके रॉबर्ट हैविघस्ट ने। किसने किया था? रॉबर्ट हैविघस्ट ने इसको डेवलप किया था, डेवलपमेंटल टास्क मॉडल को। तो याद रख लीजिएगा आप, वो कौन है? रॉबर्ट हैविघस्ट। अगला क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन एज मीन्स ऑफ लर्निंग ऑफ इन्वॉल्व। यहाँ कह रहा है इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है ना खुद की जांच पड़ताल करना, आत्मनिरीक्षण जिसे कहते हैं, ये किस तरह का शिक्षण के साधन के रूप में शामिल है? तो इसे कहते हैं पे अटेंशन टू ओन थॉट्स, आपको अपने विचारों पे ध्यान देना है, इसी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन लर्निंग में। ठीक है, आप किस तरह से आपकी प्रोग्रेस हो रही, किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है पढ़ाई करके या पढ़ाते टाइम, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फंक्शन ऑफ अ सिलेबस, एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस का कार्य क्या है? तो एक फंक्शन क्या होता है सिलेबस का? सिलेबस का फंक्शन होता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता चले कि कोर्स का गोल और लर्निंग आउटकम क्या होगा, उन्हें ये पता चले क्या क्या टॉपिक किस क्लास में पढ़े जाएंगे, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, यानी ये सभी पता होने चाहिए एक सिलेबस में। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन Which of the following allow instructor to design learning material as per level of thinking and performance। यहाँ कह रहा है ना कौन सा प्रशिक्षक जो सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है? तो कौन है? एडी नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह है आपका ब्लूम्स। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लूम्स है उसका यहाँ पे जो लेवल ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस जो है ये लर्निंग मटेरियल में डिजाइन करने का अनुमति देता है। कौन? ऑप्शन नंबर 3 ब्लूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए इन द एक्रोनिम VAK एज अप्लाइड टू लर्निंग स्टाइल। ध्यान दीजिए, एक जो लर्निंग स्टाइल होती है उसका VAK का फुल फॉर्म एक्चुअल में होता है V फॉर होता है विजुअल, ठीक है, A फॉर होता है ऑडिटरी एंड K फॉर होता है काइनेस्थेटिक। क्या होता है? काइनेस्थेटिक, या इसी को हम लोग कहते हैं टैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे A फॉर क्या हो गया आपका? ऑडिटरी। जनरली विजुअल जो होता है उसे आप 75% समझते हैं, ऑडिटरी से 13%, और जो कि आपका काइनेस्थेटिक इससे जनरली 5 से 6%। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है द 3 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आर नॉलेज, स्किल एंड, बार बार आया क्वेश्चन, पीछे पार्ट्स में भी आया, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आता है इसमें। 3 जो कैटेगरीज हैं लर्निंग की क्या क्या हैं? नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अ रोल प्ले इज ए टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो रोल प्ले, अगर आप कोई एक भूमिका निर्वहन करके पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षण दे रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सिमुलेशन। क्या कहते हैं? सिमुलेशन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सिमुलेशन। अगला क्वेश्चन है शीला हैज़ न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर। शीला के पास एक नया आइडिया है अपने विज्ञान फेयर, साइंस फेयर के लिए। ठीक है, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू यूज टू शो हर आइडिया टू हर क्लासमेट्स। तो अपने क्लासमेट को अगर वो आइडिया उनको शो करना है तो शीला को क्या बनाना होगा? एक वर्किंग मॉडल बनाना होगा, जो काम करता हुआ छोटा सा मॉडल हो, जिससे लोग समझ पाएँ कि हाँ ये क्या आइडिया है, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड। यहाँ कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करना है तो आपको गलत धारणाएं और सांस्कृतिक जो बैरियर है ना, उन्हें आपको अवॉइड करना होगा। रॉन्ग एजम्पशंस और कल्चरल बैरियर, जो सांस्कृतिक बाधाएं हैं ना, उन्हें आपको अवॉइड करना होगा, तभी आपका संचार या कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अ जॉब सीट शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट। एक जॉब सीट में किसकी जानकारी होनी चाहिए? तो जॉब सीट के अंतर क्या रहना चाहिए? टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, क्या क्या लगेगा वो पता होना चाहिए, बोथ ऑफ दीज। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। एक जॉब सीट में ये भी पता होना चाहिए कितना टाइम लगने वाला है जॉब करने में, दूसरा क्या क्या मटेरियल लगेंगे इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एक्सपेरिमेंट सीट इज यूज टू। एक एक्सपेरिमेंट सीट का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? तो एक्सपेरिमेंट सीट में पता होगा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इंस्ट्रक्शन होंगे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे भी आपका सही क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज, ये दोनों। अगला इन व्हिच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज अ डेली डायरी। आप किस सिचुएशन में स्टूडेंट से कहेंगे भाई डेली डायरी जो है बनानी है। पुराने PDF में इसके ऑप्शंस गलत दिए गए थे, यहाँ ये सही है। तो डेली डायरी में स्टूडेंट ये लिखते हैं डे टू डे थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो एक्टिविटी होगी उसे स्टूडेंट्स अपने डेली डायरी में क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, मेंटेन करेंगे।
अगला क्वेश्चन है विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। यहाँ कह रहा है पाठ्यक्रम के अंत में लिया गया जो फीडबैक है ना उसका महत्व क्या है। तो पाठ्यक्रम के अंत में जो भी फीडबैक लिया जाता है उसका महत्व ये होता है कि आप ये निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं सेटिस्फाइड हैं ट्रेनिंग से एंड साथ में उन्होंने क्या क्या सीखा और टीचर से, ठीक है, उसका भी आपको जांच कर लेना होता है फीडबैक में। अगला क्वेश्चन है which classroom arrangement is most effective when a class is being taught in lecture mode and there is independent work expected। यहाँ कह रहा है क्लासरूम अरेंजमेंट कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जब क्लास लेक्चर मोड में चलनी। जब आप लोग पढ़ते होंगे 10th 12th में या ITI में थ्योरी क्लास लेते होंगे तो आपने देखा होगा कैसे बैठाए जाते हैं सभी बच्चे, रो एंड कॉलम में, ठीक, रो एंड कॉलम में बैठाए जाएंगे। जैसे 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4, इस तरह से आप देखेंगे बच्चों को क्लासरूम में बैठाया जाता है। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो काउंसलर किसका उपयोग कर सकता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा कौन बता सकता है, उनके मम्मी पापा या उनके फ्रेंड्स। तो काउंसलर पहले क्या करेगा, उनके मम्मी पापा और उनके फ्रेंड्स का एक इंटरव्यू ले लेगा जिससे उस व्यक्ति को थोड़ा सा जान सके पहले से। अगला क्वेश्चन है गिव द 4 स्टेजेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस के 4 स्टेजेज होते हैं। पहला आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, दूसरा है मेकिंग एन असेसमेंट, तीसरा है इस्टेब्लिशिंग गोल एंड चौथा है डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। सबसे पहले आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जिसको काउंसली है उससे, देन आप उसका एक असेसमेंट लेंगे, फिर आप स्टेबलाइज करेंगे गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या निर्धारित करने, फिर आप एक एक्शन प्लान डेवलप करेंगे जो काउंसली को आप देंगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कौन सा एक उद्यमिता का लाभ है। देखिए उद्यमिता का लाभ क्या है, पहला तो ये भी वो सर्टेन एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन खुलेंगे जिससे क्रिएटिविटी आएगी मार्केट प्लेस में, दूसरा कंट्री की इकोनॉमी भी सुधरेगी। यानी ये दोनों लाभ हैं आपके उद्यमिता के। तो बोथ ऑफ दीज यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा जिसे कहते हैं इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, गिव्स लोन्स अप टू अ सम ऑफ, यानी कितना तक लोन मिलता है। तो माइक्रो यूनिट्स में आपको मिलता है 10,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत कौन आता है, रेडियो एंड टीवी भी आएगा आपका, इंटरनेट और मोबाइल भी आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बोथ ऑफ दीज। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये दोनों आएंगे। When learners are virtual and can't access the learning at the same time they are said to be। देखिए जब लर्नर्स क्या है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब होता है जैसे आप मीटिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो वर्चुअल मतलब आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो टीचर के सामने, टीचर कहीं और है आप कहीं और बैठे हो, बट आप सेम टाइम पे लर्निंग जो है आप वहाँ पे उनसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, रिकॉर्ड होकर आ गया आप बाद में देख रहे हो, जैसे वीडियो आप बाद में देख रहे हो, इसे कहते हैं असिंक्रोनस। क्या कहते हैं, अतुल्यकालिक लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंड NSQF। तो NSQF का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही सिंपल है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है ना वो है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग जो होगा ना वो फोकस करेगा आपका जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट पे। वोकेशनल ट्रेनिंग किस पे करेगा, जॉब ओरिएंटेड की। मान लीजिए वेल्डर, उसको वेल्डिंग सिखाई जाए जिससे उसको जॉब मिल सके वेल्डिंग की, ठीक है, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आपका क्या हो, जॉब ओरिएंटेड, जो कंपनी को जो मार्केट को नीड है ना जैसे टेक्नीशियंस की, वैसी चीज़ें वोकेशनल ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यूज़ द एडोलसेंट एज टू। छात्र जो किशोर उम्र है ना उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम बचपन में जो सीखे रहते हैं ना वही बिहेवियर हम जब एडल्ट होते हैं ना तो उसको हम अडाप्ट करते हैं, अडाप्ट एंड एडजस्ट करते हैं चाइल्डहुड के बिहेवियर को अपने एडल्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अपना जब एडल्ट स्टैंडर्ड जब हम बड़े होते हैं तो हम जो बचपन में सीखे रहते हैं, बचपन में आप जो मैथ सीखो, जो भी सीखो, एक एग्जाम्पल के लिए मैथ सीखा आपने, अल्फ़ाबेट सीखे, जो भी सेंटेंस सीखे, उन्हीं को आप क्या करते हैं, उन्हीं को अडाप्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं उसी बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्नड बिहेवियर। इसमें से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक्चुअल में पहले पुराने PDF में था इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर, बट वो गलत था तो इसको नॉट किया गया, इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर। तो इसमें से देखिए ये भी लर्न बिहेवियर है, ये भी लर्न बिहेवियर, ये भी लर्न है, बट वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड ये आपका लर्न बिहेवियर नहीं है। ये कुत्ते वाला जो एक हुआ था ना
कि उसके मुंह में अपने आप जो होता है ना सलाइवा आने लगा अच्छा फूड सूंघ के, तो ये आपका लर्न बिहेवियर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेस इज अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग व्हिच इंक्रीजेस द स्टूडेंट अवेयरनेस ऑफ देयर ओन प्रोग्रेस एंड मोटिवेट देम टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। कह रहा है इसमें से लर्निंग का सिद्धांत कौन सा जो छात्रों को स्वयं के प्रगति के बारे में बताता है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए कंटिन्यूअसली, लगातार। तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। लगातार की बात हो रही ना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसका असेसमेंट हुआ, आपने कुछ बताया क्या क्या सीखा क्या नहीं, और वो मोटिवेट हुआ और आगे उन्होंने सीखा, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो समेटिव असेसमेंट होता है ना, साल के जैसे आपके मंथली टेस्ट होते हैं, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। बट साल के लास्ट में आपका एग्जाम कराया गया, उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। पूरे साल का एक साथ आपका टेस्ट लिया गया, बता दिया गया कौन बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म किया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। इसमें कह रहा है ना, इनमें कौन से दो ऐसे हैं जो स्पेसिफिक होने चाहिए एंड मेजरेबल होने चाहिए। तो ये आपके हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक, इन दो में लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है आपका ना, वो स्पेसिफिक और मेजरेबल दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पीडीएफ में आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव सही दिया गया, लेकिन वैसे तो जो आपके गोल जो होते हैं ना, लर्निंग गोल, ये एक्चुअल में ये भी होना चाहिए, ये भी दोनों होना चाहिए, बट पीडीएफ में लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया गया है तो उसी को आप लोग यहाँ पे रखिएगा, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यू कंसीडर व्हाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस। जब आप सिलेबस एनालिसिस करते हैं तो इसमें से किस पे आप विचार करते हैं। तो जब भी आप सिलेबस एनालाइज करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कंसीडरिंग हाउ डू द टॉपिक्स ऑफ द कोर्स फिट टुगेदर, कैसे टॉपिक्स जो है ना एक के बाद एक कोर्स के साथ फिट होते जाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपने पढ़ा है, दूसरा उससे एकदम अलग है, तीसरा फिर इससे मिलता जुलता है। तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से हमेशा कोरिलेट करता रहता है, तो वो सिलेबस सबसे बेस्ट सिलेबस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फॉर द स्टेटेड क्वेश्चन। डिफाइन पंचायत, यहाँ एक्स्ट्रा पंचायत वर्ड ऐड किया गया। तो जहाँ भी डिफाइन टर्म आता है ना, डिफाइन टर्म आपका होता है नॉलेज, जहाँ यूज टर्म आता है वहाँ एप्लीकेशन होता है, वो जहाँ एनालिसिस आता है वहाँ कुछ सेपरेशन की बात होती है, जहाँ पे सिंथेसिस आता है वहाँ पे कुछ क्रिएशन की बात होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो डिफाइन किससे रिलेटेड है, नॉलेज से। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग अ लेसन प्लान। एक लेसन प्लान बनाने का लाभ क्या है। तो लेसन प्लान अगर आप क्रिएट करें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो आपका टाइम जो पर एक्टिविटी स्पेंड करेंगे उसको प्लान कर सकते हैं, क्या क्या सिखाएंगे आप उसमें, लर्निंग स्टाइल क्या होगी उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कीजिएगा प्लीज़। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड आस्क स्टूडेंट टू कम टू क्लास आफ्टर रीडिंग आर प्रिपेयरिंग। यहाँ कह रहा है ना, कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियाँ जो छात्रों को पढ़ाने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। क्या कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप स्टूडेंट से कहते हैं कि पहले आप जो है थोड़ा सा रीड कर लो, प्रिपेयर कर लो, फिर आप क्लास में आओ, जो जो आपके डाउट हैं उनको आप यहाँ आके क्लियर कर लो। 149 नंबर क्वेश्चन है द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाय। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया डेल ने। ठीक है, किसने किया, डेल ने। डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस उसको नाम भी दिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला है इन अ कार रिपेयर वर्कशॉप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क। एक कार रिपेयर वर्कशॉप में जो फ्लो ऑफ वर्क, काम का प्रवाह ना, पहले क्या फिर क्या फिर क्या, फ्लो ऑफ वर्क यही होता है। तो उसे कहते हैं ऑपरेशन सीट। कौन सा ऑपरेशन पहले, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसको कहते हैं ऑपरेशन सीट। अगला क्वेश्चन है प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट्स कैन बी यूज टू। प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट, तो पहले प्री मतलब पहले आपने चेक किया जॉब सीट को, देन बाद में चेक किया जब जॉब कंप्लीट हो गया, तो उसका उपयोग होता है आप इसलिए होता है कि आप दिन कैसा आपका स्टार्ट हुआ एंड देन क्वालिटी, आपने जो काम किया उसकी क्वालिटी, इन दोनों चीज़ों को एसेस करने में प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड हैव। एक अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न में 3 से 5 ऑप्शंस होना चाहिए जो रीजनेबल रेंज है। ठीक है, और उसमें एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर भी होना चाहिए। ठीक, डिस्ट्रैक्टर मतलब ऐसा लगे ना चारों ऑप्शन जो है सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, इस तरह का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू किर्कपैट्रिक्स देयर आर 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ दीज
डैश फोकसेस ऑन नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड चेंजेस। तो यहाँ पे किर्कपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं, जिसमें से यहाँ क्या आएगा, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग फोकसेस ऑन नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड चेंजेस। ठीक है, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड पे कौन, लर्निंग। राइट आंसर क्या हो गया आपका, लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, इट अफेक्ट्स बोथ वैलिडिटी एंड डैश ऑफ टेस्ट स्कोर। यहाँ कह रहा है ना, ऑब्जेक्टिव जो है उद्देश्य किसी भी टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, वैलिडिटी। और तो टेस्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। यह ऑब्जेक्टिव आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे टेस्ट का, क्या क्या, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अ क्लास नीड्स ग्रुप वर्क। जब क्लास में ग्रुप वर्क होना हो, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर टाइप। जनरली आपने देखा होगा ना, क्लस्टर टाइप मतलब होता है ग्रुप में लोग बैठते हैं, जैसे शादी वगैरह के टेबल में आपने देखा होगा, या कहीं पे ग्रुप डिस्कशन या इस टाइप की चीज़ें हो रही हों, तो उसे कहते हैं क्लस्टर टाइप क्लासरूम मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, अ काउंसलर कैन नॉट स्पेस, एक काउंसलर क्या नहीं कर सकता, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, कर सकता है। तो काउंसलर कभी भी ना डिसीजन नहीं बनाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलर कभी भी क्या करेगा, काउंसलिंग के लिए डिसीजन नहीं बनाएगा। डिसीजन हमेशा काउंसलिंग को लेना होगा जो अपनी काउंसलिंग कराने गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ लर्नर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज हर स्टडीज कीप्स अपडेटिंग हिमसेल्फ थ्रू कंसर्न्ड एफर्ट ही सी इज अ। अगर एक लर्नर है, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई बट फिर भी हमेशा आपको अपने आप को अपडेट रखता है, ठीक है, अपना एफर्ट करता है सीखने के लिए और नया नया कुछ, उसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। जो थ्रू आउट द लाइफ सीखता रहे डेली, कभी ये ना सोचे हम तो बहुत कुछ सीख लिए, सब सीख लिया, बैठ जाएं, वो नहीं। कंटिन्यूअस लर्नर नहीं कहेंगे उसे, लाइफ लॉन्ग लर्नर कहेंगे, जो अपने आजीवन सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दीज 3 नेशनल बोर्ड्स इज ओपन। इनमें से 3 में से कौन ओपन बोर्ड है, तो ये है आपका NIOS। क्या है, NIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट बैंक्स टेक्स इनटू अकाउंट व्हाइल लेंडिंग। लेंडिंग मतलब जब ऋण देता है, आपको लोन देता है बैंक, तो क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखता है, सेफ्टी का ध्यान रखता है, लिक्विडिटी मेंटेन रहे उसका ध्यान रखता है, पर्पज क्या है लोन का उसका ध्यान रखता है। यानी राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। तो स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, देखिए पहले तो इसका एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्रेन्योर दिया 2018 के PDF में सही आंसर, बट अभी जो सही आंसर डिजिट ने दिया वो दिया हेल्प SC एंड ST एंड वीमेन माइनॉरिटीज़। यहाँ पे SC ST अनुसूचित जाति जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए स्टैंड अप इंडिया मिशन का जो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग व्हिच वन डील्स विद द हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग। ध्यान दीजिए, जो आप ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर या आप ऑफर वगैरह देते हैं ना, तो यही है 4P मार्केटिंग में जो मेन है वो आपका क्या है, जिससे आप पेशकश करते हैं ना कि आप इतना खरीद लो, इतना ऑफर ही हो, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। राइट आंसर क्या है, उत्पाद या प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरैक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजन ऑफ। ऑनलाइन जो मटेरियल है ना, उसमें इंटरैक्टिविटी मतलब लोग इंटरैक्ट करें, अंतर क्रियाशीलता उनमें जगे, उसे करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, किसका इंक्लूजन करते हैं, किसको शामिल करते हैं, तो वहाँ पे शामिल करा जाता है ऑडियो वीडियो। जैसे आप ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ें शामिल कर लेते हैं ना किसी चीज़ में, तो लोग ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 ऑडियो एंड वीडियो। तो ये हो गए आपके लेवल 1 यहाँ पे कंप्लीट। लेवल 1 के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए आपके ये, ठीक है, 162 तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेवल 2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आती है आपकी बारी एक बोनस क्वेश्चन। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, बोनस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, फोकसिंग इन डेप्थ ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। स्थिति और उन किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने क्या कहते हैं, प्रोबिंग, कन्फ्रंटिंग, इंटरप्रेटिंग या सेल्फ डिस्क्लोजर। तो राइट आंसर जो भी हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किए तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड हमारी फैमिली टेक स्टडी ITI से जुड़े बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।